to think, to question, and to participate in the very process that shapes our nation. A parliament is not merely a building in New Delhi, it's the beating heart of Indian democracy. And today, we bring that heart right here into this hall. In this session, our young parliamentarians will step into the shoes of leaders who shape policies, question systems, defend ideologies, and present solutions. They will argue, they will counter argue, and most importantly, they will experience how a democracy truly breathes. Before we begin, let us remind ourselves of one simple truth. Debate is not about volume, it's about vision. And leadership is not about position, it's about participation. So let us step into this house with respect, responsibility, and rationale. With that, I verbally declare the Mock Parliament Session 2025 open. May the debate be fiery, the ideas are bold, and the spirit of democracy shine through every voice. Let the proceeding begin. I am Rashmita, Speaker of the House. माननीय सदस्यों, सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। कृपया सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर विराजमान हों और सदन में पूर्ण शांति बनाए रखें। आज की कार्यसूची का मुख्य विषय है संविधान विधेयक 2025, जिसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली लागू करना है। सबसे पहले मैं सदन को आज की कार्यवाही की कुल समाप्ति के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। आज इस बिल पर चर्चा, प्रस्तुति और मतदान कुल 1 घंटे की समय सीमा में संपन्न होगा। माननीय सदस्यों, इस बिल की प्रकृति अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि समय का प्रबंधन और सदन की शांति दोनों हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अब मैं आज की पूरी विधायी प्रक्रिया का ढांचा सदन के समक्ष रख रही हूँ। फर्स्ट रीडिंग। इस चरण में कोई बहस नहीं होगी, किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी, कोई प्रश्न नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस चरण का उद्देश्य केवल यह है कि बिल को औपचारिक रूप से सदन में प्रस्तुत किया जाए। केवल संबंधित लॉ मिनिस्टर बिल की प्रस्तावना पढ़ेंगे। इससे पहले मैं प्रक्रिया स्पष्ट कर रही हूँ ताकि आगे कोई भ्रम ना रहे। इसके बाद सदन द्वितीय पठन में प्रवेश करेगा। इस चरण में सभी माननीय सदस्यों को निर्धारित समय के अनुसार बोलने का अवसर मिलेगा। सदन में सरकार और विपक्ष दोनों अपने पक्ष रखेंगे। बिल की हर धारा, हर प्रभाव और हर प्रावधान पर चर्चा हो सकेगी। सरकार सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। मैं स्पष्ट कर दूं, बहस सुव्यवस्थित और समयबद्ध होगी। व्यक्तिगत टिप्पणी या असंसदीय शब्दों की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र है। द्वितीय पठन समाप्त होने के पश्चात सदन इस बिल पर मत विभाजन करेगा। मत विभाजन निम्न प्रकार से होगा। पहले हाँ कहने वाले सदस्य अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, फिर ना कहने वाले सदस्य अपना मत रखेंगे। यदि परिणाम स्पष्ट न हो तो सदन की मांग पर डिवीजन कराया जाएगा। यह कार्ड दिखाकर किया जाएगा। वोटिंग के पश्चात यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिल पारित हुआ या नहीं। अब इस प्रक्रिया के अनुसार मैं संबंधित लॉ मिनिस्टर दीक्षु को आमंत्रित करती हूँ कि वे संविधान विधेयक 2025 वन नेशन वन इलेक्शन सदन के पटल पर प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर संविधान विधेयक 2025 प्रस्तुत करती हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य है देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना, जिसे सामान्यतः एक राष्ट्र एक चुनाव कहा जाता है। अध्यक्ष जी, भारत एक विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां हर साल किसी न किसी देश में राज्य में चुनाव होते रहते हैं। लगातार चुनावों के कारण अत्यधिक वित्तीय व्यय होता है। मानव संसाधन, टीचर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लगातार चुनावों के कारण व्यस्त रहते हैं। विकास कार्य बार बार आचार संहिता के कारण रुकता है और शासन व प्रशासन की निरंतरता प्रभावित होती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्तावित किया जा रहा है।
ताकि चुनावी खर्च में भारी कमी लाई जा सके, सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखा जा सके, विकास योजनाओं का बाधा रहित क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके और शासन व प्रशासन प्रणाली प्रभावी बन सके। इस बिल का उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कुशल बनाना है। Honorable Speaker, with your permission, I first read the bill in English. The Constitution 129th Amendment Bill 2025 to enable simultaneous elections to Lok Sabha and state legislative assemblies. Title and commencement, this act shall be called the Constitution 129th Amendment Act 2025. It shall come into force on a date notified by the President of India. Amendment of Article 83. Article 83, duration of Houses of Parliament will be amended. Parliament's term will remain 5 years but may be extended or reduced to synchronize elections with state assemblies. Amendment of Article 172. Article 172, duration of state legislatures will be amended. State assemblies' term can be shortened or extended up to 6 months to bring them in line with Lok Sabha elections. Insertion of new Article 82A, simultaneous elections. A new Article 82A will be added. The President shall notify an appointed date for which simultaneous elections to Lok Sabha and all state assemblies will be held. All general elections will thereafter be conducted together. If any state assembly or Lok Sabha is dissolved early, the new house will sit only for the remainder of common term called the unexpired term. The Election Commission of India will be responsible for conducting such synchronized elections. Amendment of Article 356. President's Rule. If a state is under President's Rule, election there may be postponed until the next common election date as per ECI recommendation. Amendment of Article 325 and 327. These will be updated to empower Parliament to make laws related to simultaneous election, voter list and election schedule. Transitional provisions. The first simultaneous election will be held on a date specified by the President after the bill becomes law. During the transition, some houses' terms may be extended or shortened only once to align with the new cycle. Objects and reasons. The bill aims to reduce frequent elections, election expenses and repeated imposition of the Model Code of Conduct. It seeks to ensure policy stability, smoother governance and better condition between the Union and state government. Honorable Speaker, I have finished the reading of the text of the bill. I request the House to take the bill into consideration and kindly pass it. माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं निवेदन करती हूँ इस बिल पर सामान्य चर्चा प्रारंभ की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। माननीय सदन, लॉ मिनिस्टर द्वारा बिल प्रस्तुत किया जा चुका है। अब इस बिल पर सामान्य चर्चा आरंभ की जाती है। तो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, कृपया अपना पक्ष रखें। मिस्टर माधव। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव से राजनीति में सेंट्रलाइजेशन ऑफ नैरेटिव का खतरा खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा। एक साथ चुनाव का मतलब होगा कि पूरे देश की राजनीतिक चर्चा सिर्फ एक ही राष्ट्र मुद्दे, एक ही नारे, एक ही नेतृत्व और एक ही केंद्रित संदेश के इर्द गिर्द घूमेगी। राज्यों की बाकी आवाजें, पानी संकट, बाढ़, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, भाषा एवं संस्कृति के मुद्दे सब राष्ट्रीय शोर में दब जाएंगे, क्योंकि हर पार्टी सिर्फ नेशनल लेवल नैरेटिव सेट करने की दौड़ में होगी। महोदय, लोकतंत्र की खूबसूरती उसकी विविधता में है, पर यह प्रस्ताव उस विविधता को एक ही रंग में रंग देगा। मैं इस बिल का पूर्ण रूप से विरोध करूंगा। धन्यवाद। मिस्टर अभिषेक। ऑनरेबल स्पीकर, मैं इस सदन के सामने यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं, प्रशासनिक संसाधनों का होता है। आज क्या स्थिति है, हर कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है एक बार चुनाव, एक बार ड्यूटी और पूरे 5 साल विकास। यह बिल प्रशासन को मुक्त करेगा, उसकी ऊर्जा सही जगह लगाएगा और देश को चुनाव प्रधान नहीं विकास प्रधान बनाएगा। अंततः मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। मिस्टर वंश। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। इस प्रस्ताव के पीछे छिपा हुआ इरादा साफ दिखाई देता है। सरकार चाहती है कि हर चुनाव कामकाज पर नहीं बल्कि नेता की इमेज पर लड़ा जाए।
महोदय, जब सारा देश एक साथ मतदान करे तो स्थानीय मुद्दे, किसान का दर्द, बिजली पानी की समस्या, स्कूल अस्पताल की हालत, सब राष्ट्रीय नारे बड़े बड़े चेहरों के नीचे दब जाएंगे। महोदय, लोकतंत्र काम से चलता है, चेहरों से नहीं, और यह प्रस्ताव उसी काम का मूल्यांकन कमजोर कर देता है। धन्यवाद। मिस्टर विश्वजीत। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की सफलता केवल चुनाव कराने में नहीं बल्कि उसे बेहतर तरीके से संचालित करने में है। आज हमारे देश की स्थिति यह है कि लोकतंत्र को लेकर देश में हर जगह चुनाव होते हैं और इससे पूरा लोकतंत्र का ढांचा बार बार एक ही प्रक्रिया में रुक जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन से पूरा लोकतंत्र का ढांचा ज़्यादा सुव्यवस्थित और ज़्यादा स्थिर रहेगा। महोदया, यह बिल लोकतंत्र को बोझ से नहीं बेहतर दक्षता से देखता है। धन्यवाद। मिस्टर विवासु। माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में विधानसभा अवधि अलग अलग जगह चल रही है। मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य में 2 साल बाद सरकार गिर जाए तो क्या हम उस राज्य को 3 साल तक बिना चुनी सरकार से चलाएंगे या 3 साल बाद अलग से चुनाव कराएंगे जिससे पूरा मॉडल ही टूट जाए? तकनीकी रूप से यह मॉडल तभी टिकेगा जब हम हर राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की गारंटी देंगे। एक व्यवस्था जो शुरू होते ही खत्म होने के शौकीन में हो उसे जल्दबाजी कहा जाता है। धन्यवाद। मैं इस बिल के विरोध में हूँ। मिस्टर अजय। ऑनरेबल स्पीकर, हमारे देश का मीडिया साल भर एक ही चक्र में फंसा रहता है। किस राज्य में चुनाव है, किस सीट पर मुकाबला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस लगातार चुनावी शोर के कारण असली मुद्दे यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, जलवायु और तकनीक जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के बाद मीडिया 5 साल लगातार नीतियां, योजनाओं, जनहित और नवचारों के मुद्दों पर ध्यान दे सकेगा। इससे चुनावी ओवरलोड कम होगा और तो और जनचर्चा का स्तर भी ऊंचा उठेगा। यह परिवर्तन सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि मीडिया और लोकतांत्रिक संवाद को भी अधिक स्वस्थ और संतुलित बनाएगा। धन्यवाद। मैं इसके समर्थन में हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक गंभीर आशंका दर्ज करना चाहती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन जैसे सेंट्रलाइज व्यवस्था में राज्य के भीतर अविश्वास प्रस्ताव करना लगभग अर्थहीन होगा, क्योंकि यदि किसी राज्य में सरकार बहुमत खो भी दे तब भी तुरंत चुनाव करवाना लगभग असंभव होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य सरकार चाहे जनता का भरोसा खो चुकी हो फिर भी उसे मजबूरन 5 साल पूरा करना पड़ेगा। लोकतंत्र है क्या? यह जनता की आवाज का सम्मान है। यह व्यवस्था मजबूत नहीं बल्कि राज्य को मजबूर और निर्बल बनाएगी। मैं इस बिल का कड़ा विरोध करती हूँ। धन्यवाद। मिस्टर रफे पूनिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। इंडोनेशिया यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ राष्ट्रपति, संसद और सभी स्थानीय निकायों के चुनाव एक ही दिन कराए जाते हैं। महोदया, जब इंडोनेशिया जैसा विशाल, विविध और बहुस्तरीय लोकतंत्र एक साथ चुनाव करा सकता है तो भारत निश्चित रूप से करा सकता है। महोदया, यह भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानक का अधिक कुशल लोकतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। मैं इस बिल के पूरी तरह से समर्थन में हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, वन नेशन वन इलेक्शन को हम सिर्फ चुनावी सुविधा के चश्मे से नहीं देख सकते। यह विविधताओं का देश है जहां हर राज्य के मुद्दे अलग हैं और ज़रूरतें भी। जब आप पूरे देश की राजनीति को एक ही कैलेंडर में बांध देते हैं तब छोटे राज्यों की आवाज़, क्षेत्रीय संघर्ष और स्थानीय प्रचार धूल में खो जाते हैं। सवाल ये नहीं कि व्यवस्था सस्ती होगी या नहीं, सवाल ये नहीं कि व्यवस्था सस्ती होगी या नहीं, पर लोकतंत्र का मतलब जवाबदेही है। हम परिवर्तन के विरोध में नहीं पर इस तरह के केंद्रीकरण पर हमारी शंका हमारी लोकतंत्र जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मैं इस बिल का कड़ा विरोध करता हूँ। मिस्टर कनिष्क। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज की सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या यह है कि भारत में हर 2-3 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं और हर चुनाव में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, राज्य पुलिस, होमगार्ड को भारी संख्या में तैनात करना पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने पर यह पूरा चक्र बदल जाएगा।
5 साल में एक बार एक संगठित और सुविचारित सुरक्षा प्लान बनेगा, बलों का बार बार आंदोलन नहीं होगा और लॉजिस्टिक्स पर भी अरबों की बचत होगी। तो मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि ये चुनाव प्रबंधन नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा को अधिक संतुलित और सक्षम बनाने वाला सुधार है। धन्यवाद। मिस लान्या। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होते ही राज्य चुनाव आयोजन की संवैधानिक भूमिका लगभग समाप्त हो जाएगी। राज्यों की चुनावी प्रक्रिया, उनका कैलेंडर, उनकी स्वतंत्र जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर हमारे संविधान के संघीय ढांचे को मजबूत बनाते हैं। परंतु यह प्रस्ताव कहता है कि देश भर में चुनाव एक ही साथ करवाने के लिए राज्यों का केंद्र में विलय करवाया जाए। इसका सीधा अर्थ है केंद्र का विलय करवाया जाए। और महोदया, जब लोकतंत्र खतरे में होता है, लोकतंत्र को मजबूत नहीं कहा जा सकता, इसे नियंत्रित कहा जाता है। इसलिए मैं इसका विरोध करती हूँ। धन्यवाद। मिस्टर यशदीप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि राज्य चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग कई बार अलग अलग चुनावी कैलेंडर, अलग व्यवस्थाएं और अलग प्राथमिकताएं लेकर चलते हैं। इससे न केवल प्रशासनिक भ्रम पैदा होता है, बल्कि चुनाव प्रबंधन की लागत और जटिलता दोनों बढ़ जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने पर देश भर के चुनाव एकीकृत टाइमलाइन में आएंगे। जब राज्य चुनाव आयोग और ईसीआई एक साझा कैलेंडर व साझा रणनीति पर काम करेंगे तो डुप्लीकेशन घटेगा, विवाद कम होंगे और चुनावी पारदर्शिता बढ़ेगी। अतः यह सुधार हमारे संस्थानों को और सक्षम बनाता है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे खतरनाक पहलू इसका संवैधानिक दुष्प्रभाव है। आर्टिकल 356, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत सावधानी से उपयोग होने वाली अपार शक्ति कहा है। इस प्रस्ताव के बाद सरकारों को गिराने का संसाधन बन सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव के बाद चुनाव नहीं होंगे क्योंकि बाकी राज्यों में चुनाव नहीं है। यानी राज्य में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रुक सकता है। यह सिर्फ चुनावी सुधार नहीं, राज्य सरकारों की वैधता पर सीधा हमला है। महोदया, अगर किसी राज्य में जहाँ चुनाव विलंबित हो, वहाँ आर्टिकल 356 का दुरुपयोग दरवाजा खुला छोड़ देने जैसा है। धन्यवाद। मैं इसका विरोध करती हूँ। मिस अक्षिका। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन से ये विश्वास व्यक्त करवाना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चुनाव सुधार नहीं, बल्कि भारत को एक मैच्योर डेमोक्रेसी की श्रेणी में ले जाने वाला विशेष कदम है। महोदया, लोकतंत्र वह होता है जहाँ सरकारें 5 वर्ष तक बिना रुकावट, बिना दबाव नीतियाँ लागू कर पाती हैं। यहाँ पर शासन लगातार चलता है और हर 6 महीने में जनता का ध्यान चुनाव और राजनीति में बढ़ता नहीं। अतः मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। मिस्टर निशांत। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार इसे चुनाव सुधार बता रही है, लेकिन असल में ये चुनाव नियंत्रण का प्रयास है। सुधार वहाँ होता है जहाँ जनता की शक्ति बढ़े, और यहाँ क्या हो रहा है? जनता को 5 साल तक एक तय तारीख का इंतजार करने पर मजबूर किया जा रहा है। महोदया, अगर हर चुनाव का समय, तरीका और नैरेटिव केंद्र के इशारे पर चले तो इसे सुधार नहीं, लोकतंत्र की रिमोट कंट्रोल व्यवस्था कहा जाएगा। और याद रखिए, जहाँ चुनाव नियंत्रित हो जाते हैं वहाँ जनता का नियंत्रण खत्म हो जाता है। धन्यवाद। मिस्टर दिव्यांशु। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के सामने यह महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूं कि विदेशी निवेशक सबसे अधिक 2 चीजें चाहते हैं, स्थिरता और पूर्वानुमान। महोदया, वन नेशन वन इलेक्शन से 5 वर्षों तक चुनावी अस्थिरता नहीं होगी, नीतियां बीच में नहीं रुकेंगी, आचार संहिता निवेश परियोजनाओं पर बार बार ब्रेक नहीं लगाएगी और देश एक स्पष्ट, स्थिर और दीर्घकालीन माहौल प्रस्तुत करेगा। यही स्थिरता एफडीआई का सबसे बड़ा आधार बनती है। धन्यवाद। मैं पूर्ण रूप से इस बिल के समर्थन में हूँ। मिस रिया।
धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि यह एक राष्ट्र एक चुनाव बिल हमारे संविधान की मूल भावना से बिल्कुल विपरीत है। संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसका मतलब है भारत एक संघीय ढांचा है जहां राष्ट्र और केंद्र के अधिकार स्पष्ट रूप से अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। मगर यह बिल केंद्र की शक्तियों को राज्य पर हावी होने का माध्यम बन सकता है। यदि पूरे देश में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे तो यह राज्य की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी पर सीधा सीधा आघात होगा। क्या यह उचित है कि केंद्र यह तय करे कि कब राज्य में चुनाव हो? क्या राज्य केंद्र के अधीन सिर्फ एक शाखा बनकर रह जाएगी? यह बिल न केवल संवैधानिक रूप से संदिग्ध है बल्कि राज्य सरकारों का हनन भी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संघीय संतुलन बनाया था, यह बिल उस संतुलन को तोड़ने का प्रयास है। मिस्टर मनवी। धन्यवाद मैडम स्पीकर। मैं अपने सम्माननीय मित्र के विचारों का आदर करते हुए कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले यह कहना कि यह बिल संविधान विरोधी है, यह पूरी तरह से भ्रमित तर्क होगा। हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो टाइम और सिचुएशंस के अनुसार हमें बदलाव की अनुमति देता है। यही कारण है कि हमारे संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव उसी क्रम में एक सुधारात्मक कदम है। संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला नहीं महोदया, बल्कि मजबूत करने वाला। जब पूरे देश में बार बार अलग अलग जगह चुनाव होते हैं तो शासन प्रशासन महीनों चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट्स में बंद कर रह जाते हैं, जिससे विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं, नीतिगत फैसले टल जाते हैं और करोड़ों रुपए बार बार चुनाव में खर्च होते हैं। यह बिल उन संसाधनों की बचत करेगा, प्रशासनिक बोझ घटाएगा और जनता को एक स्थिर और निरंतर सरकार देने की दिशा में काम करेगा। जहां तक आपका राज्यों की ऑटोनॉमी को लेकर सवाल है, यह बिल किसी भी राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को नहीं बदलता। राज्य सरकारें अपने अधिकारों के प्रति उतनी ही स्वतंत्र रहेंगी जितनी आज है। हम सबका उद्देश्य है सशक्त राज्य सशक्त भारत, और यह बिल उसी भावना से प्रेरित है। मैडम स्पीकर, मैं विपक्ष से विनम्र अनुरोध करता हूँ, वे इस बिल को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें बल्कि इसे राष्ट्रहित के दृष्टिकोण से देखें। धन्यवाद। मिस्टर रोहित। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं अपने पूर्व वक्ता की बात को आगे बढ़ाते हुए इस बिल के एक विशेष प्रावधान पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है आर्टिकल 83 में संशोधन। सभापति महोदया, इस संशोधन के अनुसार संसद की अवधि 5 वर्ष रहेगी, लेकिन इसे सिंक करने के लिए बढ़ाया या घटाया भी जा सकेगा। यानी सरकार चाहे तो अपने कार्यकाल को बढ़ा सकती है या जब राजनीतिक रूप से अनुकूल परिस्थिति हो तो जल्दी चुनाव करा सकती है। क्या यह हमारे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? संविधान में अवधि तय करने का मकसद यही था कि कोई भी सरकार अपने हित के लिए जनादेश की अवधि के साथ खिलवाड़ ना कर सके, मगर यह संशोधन सत्ता में बैठे लोगों को यह अधिकार दे देगा कि वे जब चाहे चुनाव कराएं और जब चाहे अपनी अवधि बढ़ा लें। यह संविधान की भावना के विरुद्ध है और लोकतंत्र में समान अवसर की अवधारणा को नष्ट कर देगा। सभापति महोदया, इतिहास गवाह है कि जब भी सरकार को अपने कार्यकाल को बढ़ाने का अवसर दिया गया है तो उसका उपयोग जनहित में नहीं बल्कि सत्ता सुरक्षा यानी पावर प्रिजर्वेशन के लिए हुआ है। इसलिए मैं इस संशोधन का कड़ा विरोध करता हूं। यह प्रावधान देश को एक लोकतंत्र से अधिक एक शासक केंद्रित तंत्र बना देगा। धन्यवाद। मिस नेहा। धन्यवाद स्पीकर मैडम। मेरे सम्माननीय मित्र ने इतनी शंका और संशय से भरी बातें की कि लगा मानो यह प्रस्ताव नहीं कोई साजिश हो। मैडम, अगर इस देश की राजनीति इतनी ही सुगम होती तो सत्ता पक्ष को सदन में जवाब देने की क्या जरूरत थी? यहाँ 5 साल छोड़ो 5 दिन भी बिना बहस और बयान के नहीं गुजरते। मैडम, मेरे मित्र ने कहा कि संशोधन लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, तो प्रश्न है क्या लोकतंत्र वही है जो केवल चुनावी उत्सव में सीमित हो जाए? क्या 5 वर्षों का जनादेश इतना कमजोर है कि 6 महीने में परीक्षण देना पड़े? लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है।
और यह संशोधन उस सर्वोच्चता को और मजबूत बनाने का प्रयास है। मैडम, मेरे सम्माननीय मित्र कह रहे हैं कि यह संशोधन पावर प्रिजर्वेशन का माध्यम बनेगा। तो मैं उनसे विनम्रता से कहती हूँ कि यह पावर प्रिजर्वेशन नहीं, पॉलिसी प्रिजर्वेशन है। हम सत्ता नहीं, योजनाओं को स्थिर रखना चाहते हैं। हम पार्टी नहीं, प्रक्रिया को मजबूत बनाना चाहते हैं। महोदया, वर्तमान व्यवस्था में जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं तो केंद्र सरकार की नीतियां, योजनाएं और बजट नीति बार बार बदलती है। इस पॉलिसी कंटिन्यूटी लगभग असंभव हो चुकी है और जहां तक अवधि बढ़ाने या घटाने की बात है, वह किसी एक सरकार के विम्स पर नहीं होगी। इसके लिए संविधान संशोधन और संसद की पूर्ण प्रक्रिया अनिवार्य है। इसलिए मैडम, मैं अपने सम्माननीय मित्रों से यही आग्रह करूंगी कि वह इस प्रस्ताव को सत्ता का खेल न समझे, बल्कि संविधान का संतुलन समझे। लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जा रहा, उसे संगठित, व्यवहारिक और उत्तरदायी बनाया जा रहा है। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं इस बिल के नए आर्टिकल 82A पर सवाल उठाना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अब पूरे देश के चुनाव की तारीख को तय करेगा और उन्हें सिंक करेगा। मतलब अगर किसी राज्य में कोई सत्ता गिर जाती है तो भी सरकार सिर्फ उतने ही समय के लिए बैठेगी जितना कि कॉमन टर्म बाकी है। सभापति महोदया, क्या अब इलेक्शन कमीशन सरकारों से भी ऊपर हो गया है? क्या यह उस संघीय ढांचे की हत्या नहीं है? आज आयोग तारीख तय कर रहा है, कल कौन जाने कोई उसे दबाव में डालकर चुनाव टलवाए या जल्दी करवा दे। क्या यह लोकतंत्र है? सरकार संवैधानिक संस्थाओं का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इस बिल के खिलाफ हूँ। धन्यवाद। सभापति महोदया, मेरे सामान्य मित्र ने चुनाव आयोग को राज्य से ऊपर बताया, पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, निर्वाचन आयोग राज्य से ऊपर नहीं बल्कि संविधान के अधीन है। ये वही आयोग है जो राज्य और केंद्र दोनों के चुनाव निष्पक्षता से कराता है। इस विधेयक से उसकी स्वतंत्रता बढ़ेगी, सरकार का नियंत्रण नहीं। और जहां तक की दुरुपयोग की बात है, चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि संविधान का एक सेवक है। संसद ने सिर्फ उसकी जिम्मेदारी बढ़ाई है, ना कि उसका अधिकार। सभापति महोदया, सरकार का उद्देश्य संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं बल्कि सिस्टम को आसान बनाना है। एक राष्ट्र और एक चुनाव से देश को बार बार के चुनावी झंझट से मुक्ति मिलेगी। संविधान कमजोर नहीं और मजबूत होगा। धन्यवाद सभापति महोदया। देखिए, यह बिल कोई छोटा मोटा विधेयक नहीं है। यह बिल ऐसा है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की राजनीतिक आत्मा को बदल सकता है। यह बिल कोई छोटा मोटा विधेयक नहीं है। यह बिल ऐसा है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की राजनीतिक आत्मा को बदल सकता है। महोदया, यहाँ यह साफ दिखता है कि एक व्यक्ति देश की राजनीति पर हावी होना चाहता है। महोदया, यह सिर्फ मेरी बात नहीं, पूरा देश महसूस कर रहा है कि सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ रहा है। और यह बिल महोदया, उसी केंद्रीकरण को कानूनी मोहर देता है। मानो पूरा देश एक ही चेहरे, एक ही आवाज, एक ही सोच के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा हो। महोदया, हम यहाँ एक लोकतंत्र में हैं, पर क्या किसी को तानाशाही का रास्ता खोलना है? यह सवाल सिर्फ मेरे मन में नहीं महोदया, देश के हर एक नागरिक के मन में है। महोदया, तानाशाही यूं ही नहीं आती, वह नियमों का सहारा लेकर दरवाजे से चुपचाप अंदर घुसती है। और
यह बिल तानाशाही के लिए खुला गलियारा नहीं तो क्या है? माननीय सदस्य, आप संसदीय भाषा का उपयोग करें। तानाशाही शब्द हटा दिया जाए, यह रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगा। मुझे क्षमा कीजिएगा महोदया, किंतु शब्द हटाया जा सकता है, भावना नहीं, चिंता नहीं हटाई जा सकती। इस देश की लोकतांत्रिक आत्मा खतरे में है और उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। महोदया, यह देश 78 साल में इतने संघर्षों के बाद आगे बढ़ रहा है, तो अब क्यों उसे फिर से सत्ता के एकाधिकरण वाले युग में घसीटा जा रहा है? महोदया, क्या वजह है कि सारे सुधार, सारी नीतियां, सारे नियम ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां केवल एक पार्टी को फायदा हो? क्या यह लोकतंत्र को सक्षम बनाने के लिए है या सत्ता को स्थायी बनाने के लिए? महोदया, क्या हम इस देश को चीन या रूस जैसा एक पक्षीय मॉडल बनाना चाहते हैं जहां लोकतंत्र का कोई स्थान ही ना हो? महोदया, क्या हम इस देश को भी चीन या रूस जैसा मॉडल बनाना चाहते हैं जहां लोकतंत्र का कोई स्थान ही ना हो? और सत्ता पक्ष, महोदया, सत्ता पक्ष इस तुलना से क्यों डरता है? क्या इस तुलना में कुछ सच्चाई है? अगर नहीं, तो इतने बड़े अधिकार, इतने बड़े केंद्रीकरण का उद्देश्य क्या है? महोदया, चीन और रूस की मिसालें यूं ही नहीं दी जाती, वहां भी शुरुआत प्रक्रिया सुधार के नाम पर। महोदया, लोकतंत्र तब नहीं मरता जब कोई तानाशाह सत्ता में आता है। लोकतंत्र तब मरता है जब जनता की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। महोदया, मैं विनम्र होकर कहती हूँ, महोदया, मैं विनम्र होकर कहती हूँ कि इतिहास हमें देख रहा है, इतिहास हमें देख रहा है, भविष्य हमसे पूछेगा और आने वाली पीढ़ियां हमारे फैसले को तोलेगी। क्या हम वो पीढ़ी बनेंगे जिसने लोकतंत्र की रक्षा की, या वो पीढ़ी जिसने चुपचाप रहकर तानाशाह के द्वार खुलने दिए? महोदया, धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री। सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। माननीय सदस्य ने कहा कि यह बिल यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन किसी एक व्यक्ति के प्रभाव को बढ़ाने का साधन बन सकता है, किंतु इस देश ने वास्तव में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण कब देखा था, इसे इस सदन को याद रखना चाहिए। भारत का इतिहास एक ऐसे दौर से भी गुजर चुका है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सन 1975 में आपातकाल घोषित कर दिया था। वह निर्णय किसी राष्ट्रीय संकट के कारण नहीं, मैं फिर कहती हूँ कि वह निर्णय किसी राष्ट्रीय संकट के कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक संकट के परिणाम स्वरूप लिया गया था। उस समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, देश की प्रेस पर कठोर नियंत्रण लगाए गए और आम जनता को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया। और यह सब केवल इसलिए हुआ महोदया क्योंकि उस समय सत्ता संरचना को चुनौती मिली थी और उस चुनौती को समाप्त करना उस समय के नेतृत्व की प्राथमिकता बन गई थी। सदन यह जानता है कि यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे कठिन अध्याय रहा है और यह भी स्थापित सत्य है कि जब जनता को अवसर मिला तो उन्होंने वोटिंग का उपयोग कर उस प्रयोग को समाप्त कर लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि देश को ऐसे मार्ग पर ले जाया जा रहा है जहां सत्ता केंद्रित हो। मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी कि ऐसे किसी भी प्रयास के प्रति देश की जनता और संविधान दोनों ही सदैव सक्षम और सतर्क हैं। अगर कोई भी सुधार पारदर्शिता के साथ, न्यायिक समीक्षा के अधिकार के साथ, संसदीय निगरानी के साथ और चुनाव आयोग की पूर्ण स्वतंत्रता के साथ किया जा रहा हो तो उसे लोकतंत्र की मजबूती ही माना जाना चाहिए। अगर माननीय सदस्य को आशंका है कि भविष्य में कोई सत्ता का गलत उपयोग कर सकता है तो मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी कि भारत की जनता ने अतीत में भी गलतियों को सुधारा है और
भविष्य में भी किसी भी दुरुपयोग को जन्म नहीं लेने देगी। यह देश, यह संसद और यह संविधान सभी मिलकर उस किसी भी प्रयास को विफल कर देंगे जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण लगाना चाहे। धन्यवाद। मिस सुनिधि। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या सरकार ने कभी इस पूरे प्रस्ताव को वित्तीय भार गणना किया है? सैकड़ों करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपए का खर्च आएगा। क्या सरकार के पास इतनी ईवीएम मशीनें हैं? क्या हमारे पास इतने प्रशिक्षित कर्मचारी हैं कि पूरा देश एक साथ चुनाव करा सके? आज 3 राज्यों का चुनाव एक साथ कराने में सरकार हाँफ उठती है और यहाँ बात तो 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और लोकसभा के चुनाव की हो रही है। यह पूरी प्रक्रिया प्रैक्टिकल ही नहीं, कोई कल्पना है, सिर्फ हवाई बातें हैं। और सभापति महोदय, चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लग जाती है। किसी राज्य में 1 महीने की, किसी में 2 महीने की। अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो क्या पूरा देश 2-3 महीनों तक आर्थिक रूप से ठप नहीं हो जाएगा? क्या सरकार देश को विकास की राह पर ले जाना चाहती है या लगातार चुनावों वाली राजनीति में फंसाना चाहती है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था, जिन मुद्दों पर जनता ने आपको चुना है, क्या उनका समाधान छोड़कर सरकार फिजूल की कवायद में देश की ऊर्जा बर्बाद कर रही है? धन्यवाद। मैं इस बिल का कड़ा विरोध करती हूँ। माननीय लॉ मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की चिंता का सम्मान करती हूँ, लेकिन उनका पूरा तर्क तथ्यों पर नहीं, भ्रम पर आधारित है। पहली बात, मान्यवर, यह प्रक्रिया महंगी नहीं बल्कि बेहद सस्ती पड़ती है। 2025 के लोकसभा चुनाव का खर्च लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता था। यह वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों पर कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए का खर्चा ही लगता है। मान्यवर, एक साथ चुनाव कराने से 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए हर 5 साल में बचेंगे। यानी एक साथ चुनाव कराने से खर्चा बढ़ता नहीं, घटता है। दूसरी बात, माननीय सदस्य ने पूछा क्या हमारे पास पर्याप्त ईवीएम है? और हाँ है, और जहां नहीं है वहां ECI के अनुसार फेस वाइज प्रोडक्शन, बैकअप यूनिट और स्टोरेज क्षमता सब तैयार की जा सकती है। यह कोई एक दिन का काम नहीं, 2 साल की प्लानिंग से किया जाएगा। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी। सभापति महोदया, आज भी अलग अलग राज्यों में हर महीने चुनाव होते हैं। आचार संहिता बार बार लगती है और विकास रुकता है। और अगर चुनाव एक साथ हो तो सिर्फ 45 से 50 दिन की ही आचार संहिता लगेगी। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान होगा, बाधा नहीं। चौथी बात, उन्होंने कहा कि सरकार 3 राज्यों के चुनाव भी एक साथ नहीं करा पाती। मैं स्पष्ट कर दूं, चुनाव कराना सरकार का काम नहीं, इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। और ECI ने इस विषय पर विस्तृत ब्लूप्रिंट भी दिए हैं कि वे इसे संभव करा सकती है। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं, देश में एक साथ चुनाव कोई नया विचार नहीं है। सर्वप्रथम 1951-52 में केंद्र और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी यही पैटर्न जारी रहा और उस समय यही पार्टी सत्ता में थी। अंत में विपक्ष यह बार बार कहता है सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर काम नहीं कर रही। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या बार बार चुनाव और आचार संहिता इन मुद्दों के समाधान में सबसे बड़ी बाधा नहीं बन चुकी है? चुनाव जितने कम होंगे उतना ज्यादा समय नीतियां बनाने और लागू करने में लगेगा। यह हवाई बात नहीं है, एक सुविचारित, आर्थिक रूप से लाभकारी और प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक प्रस्ताव है। सभापति महोदया, मैं आशा करती हूँ सदन इस बिल पर तथ्यों से विचार ले, भावनाओं या भ्रांतियों से नहीं। धन्यवाद। लीडर ऑफ अपोजिशन। सभापति महोदया,
आज सदन में 1951 की बातें हुई, इंदिरा जी की बातें हुई, लेकिन आश्चर्य ये है कि आज जो वास्तविक चुनौती है, सत्ता से चिपके रहने की कोशिश, उस पर सरकार का गहरा मौन है। देश देख रहा है कैसे माहौल बनाया जा रहा है, मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, सूचनाओं को फिल्टर किया जा रहा है और अब तो चुनाव प्रक्रिया को ही बदलने की तैयारी है। यह मुद्दा चुनाव का नहीं, अधिकारों का है। भारत एक संघीय ढांचा, केंद्र, राज्य और पंचायत तीनों की अलग अलग भूमिका है। राज्य स्तर पर शिक्षा, खेती, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे आते हैं जिनका मूल्यांकन राज्य चुनावों में किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति, आर्थिक नीति, सुरक्षा जैसे मुद्दे आते हैं। 73वां संविधान संशोधन स्थानीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए था। स्थानीय लोकतंत्र को संविधान में जगह दी गई थी, परंतु ये प्रस्ताव सीधे सीधे उस स्थानीय लोकतंत्र का गला दबाता है। आज कहते हैं चुनाव बदलो, कल कहेंगे राज्य की शक्तियों को बदलो, परसों कहेंगे संस्थाओं की भूमिका को बदलो और फिर एक दिन कहेंगे इस भारत के लोकतंत्र को ही बदल दो। 1951-52 में भी एक साथ चुनाव हुए थे, परंतु उस समय संविधान नया था, राज्यों की ऑटोनॉमी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। परंतु 1957 के बाद विधानसभाएं अपने अनुसार भंग या गठित हुई थी। इसी को कहते हैं संघवाद की असली आत्मा, जहां राज्य अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं और सरकार को यह सुनना होगा कि सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होती। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होती। आज आपके पास संख्या है, लेकिन कल जनता फैसला करेगी। हमारा रुख साफ है, हम किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। सभापति महोदया, मैं पूरे विपक्ष की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम इस बिल का सिर्फ विरोध नहीं करते, प्रतिरोध करते हैं, हर मंच पर, हर पंक्ति पर, हर संसदीय प्रक्रिया में। और जनता को मेरा वादा, जब हमारी सरकार बनेगी, जब जनता हमें सत्ता देगी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम इस पूरी व्यवस्था को वापस पलट देंगे। हर वो प्रावधान हटाएंगे जो राज्यों की शक्तियों को कम करता है, जो पंचायतों की आवाज दबाता है और इस संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। लोकतंत्र केंद्रीयकरण से नहीं बल्कि विकेंद्रीयकरण से मजबूत होता है। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से जनता से ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस सरकार को देश चलाना आता है? क्या इस सरकार को सत्ता में रहने का हक है? क्या ये सरकार दोबारा चुनकर यहाँ लाई जाएगी? क्या ये बिल सही है? क्या इस बिल के बारे में राज्यों से पूछा था? क्या ये बिल पास होना चाहिए? क्या इस बिल को हम पास होने देंगे? माननीय प्रधानमंत्री, सभापति महोदया, विपक्ष का भाषण सुनकर मुझे मानो ऐसा लगा कि भारत की जनता ही नहीं बल्कि वे स्वयं ही कंफ्यूज हो। उन्हें सारा समय यह बात साबित करने में लगा दिया कि भारत की जनता को कुछ नहीं आता। सभापति महोदय, मैं साफ कहता हूं कि जो राजनीतिक दल खुद लोगों से कर चुके हैं, वो दूसरों की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते अच्छे नहीं लगते। या सरल भाषा में कहूं तो जिनके खुद के घर कांच के होते हैं, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। माननीय सदस्य, विपक्ष की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वे कहते हैं कि अगर चुनाव एक साथ हुए तो जनता भ्रमित हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन्हें अपने उम्मीदवार ही याद नहीं रहते, वो जनता की याददाश्त पर सवाल उठाते अच्छे नहीं लगते। जिन्हें दलों को यह नहीं पता होता कि उनके गठबंधन किस दिन टूट रहे हैं, वो लोगों के निर्णय पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वही विपक्ष है जो चुनाव से पहले तो कहता है कि जनता समझदार है, लेकिन चुनाव होने के बाद कहता है कि जनता भ्रमित हो गई है। सभापति महोदय, यह तर्क नहीं और निराशा है, और यह निराशा ही इनकी राजनीति का सबसे बड़ा संकट है। विपक्ष अभी भी वही घिसे पिटे टेप चलाता है। लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया दबा हुआ है, न्यायपालिका प्रभावित है। तो महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र इतना ही कमजोर होता तो क्या आज इतनी स्वतंत्रता से आप यहां बोल पाते और ये भाषण आप यहां बोलते या ट्विटर पर, सड़कों पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सभापति महोदय, पूरी दुनिया जानती है कि लोकतंत्र भारत में जितना जीवंत है उतना कहीं नहीं है। जब मैंने विपक्ष की बात सुनी तो मुझे यह एहसास हुआ
कि विपक्ष को बार बार चुनाव अच्छे क्यों लगते हैं? महोदया, इसका जवाब मैं देता हूं, क्योंकि तब वो लोकतंत्र बचाओ यात्राएं निकाल सकते हैं, तब उन्हें मीडिया कवरेज मिलता है, तब वो प्रशासन को रोककर सरकार को बुरा दिखा सकते हैं और तब वे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो उनका ये सारा राजनीतिक ड्रामा एक सेकंड में खत्म हो जाएगा और शायद इसीलिए मेरे विपक्षियों को ये प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं इनका भाषण सुन रहा था तो मुझे एहसास हुआ, एक साथ चुनाव और विपक्ष इतना असहज क्यों है, जब दुनिया के इतने सारे देशों में चुनाव सफलतापूर्वक हो रहे हैं। स्वीडन, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, नेपाल, कंबोडिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सर्बिया, हंगरी, पोलैंड, कोस्टा रिका, ट्यूनीशिया और भारत भी यह पहले कर चुका है। जैसा कि माननीय कानून मंत्री जी ने बताया, शुरुआत के चुनाव एक साथ हुए थे। तो महोदय, अब यह सवाल पूछना जरूरी है कि आज के समय में भारत कमजोर है या विपक्ष कमजोर पड़ गया है? विकास रुकता है और विपक्ष खुश होता है। हर महीने चुनाव होते हैं, नीतियां रुकती हैं, योजनाएं अटकती हैं, प्रशासन धीमा पड़ता है। सभापति महोदया, जब विकास रुकता है विपक्ष तालियां बजाता है, लेकिन जब देश आगे बढ़ता है विपक्ष को बुखार चढ़ जाता है। मैं पुनः अपनी बात कहता हूं कि देश जब आगे बढ़ता है विपक्ष को बुखार चढ़ जाता है और ये देश की राजनीति का कड़वा सत्य है। हम देश के लिए निर्णय लेते हैं, लेकिन विपक्ष अपने फायदे के लिए। आज मैं साफ कह देता हूं कि यह बिल सत्ता के लिए नहीं, सिस्टम के लिए है, किसी सरकार के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए है। विपक्ष भले ही अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता में डूबा हो, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों की चिंता कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह बिल भारत को भावनात्मक नारेबाजी से नहीं, व्यवस्थित शासन से आगे ले जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आज यह सांसद शोर से ऊपर उठकर और विपक्ष की निराशा को पीछे छोड़कर राष्ट्र हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेगा। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष के साथी भी इस बिल का समर्थन करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Now I request the Secretary General to explain the procedure of voting to the House. Honorable Speaker, ma'am, thanks. With your permission, I wish to apprise the House for the procedures of voting. The bill shall be first put to the House for the voice vote. If division demanded by any honorable member, the voting shall be conducted through the division method. For division, each honorable member has been provided with 2 cards. Green for the bill, red against the bill. On the directions of Honorable Speaker, members shall rise on their seats and hold the appropriate card. Counting officers and marshals shall count the votes and submit the result to the Honorable Speaker. Thanks. Now the question is that the One Nation, One Election bill be taken into consideration or not. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. Ma'am, we want division. Division has been demanded. The House shall now proceed to division. Honorable members are requested to follow the procedure as explained by the Secretary General. All honorable members in favor of the bill may now please rise and hold up their green cards. All honorable members against the bill may now rise and hold up their red cards. The counting is now completed. Votes in favor are 16. Votes against are 14. The ayes have it. The One Nation, One Election bill is hereby passed. The assembly is now adjourned.